हेलो माय फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। एम आई ऑडिबल टू यू गाइज? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कैसे चल रहे हैं आप लोगों के लॉकडाउन? घर रह रहे हैं ना आप लोग? आइसोलेटेड रह रहे हैं? लास्ट वाली जो हमारी लास्ट वाली वीडियो थी, आई होप के आपको वो अच्छे से समझ में आ गई थी और उसका टेस्ट अभी हो भी जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम पढ़ने वाले हैं C2 साइकिल, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं, C3 साइकिल जिसको कि हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, C4 साइकिल और क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो ये सारी चीजें आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरा नाम है आदिल अमीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद साइंस। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इनिशिएट करते हैं। जो लास्ट वीडियो में हमारी जो लाइव क्लास हुई थी उसमें हमने आपको ऑलरेडी C3 साइकिल के बारे में पढ़ा दिया था। डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस आपको मैंने पढ़ा दिया था, जिसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड वाज फिक्स्ड बाय राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। उसके द्वारा, उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जा रहा था। और इस फिक्सेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा था? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये एक ही बहुत ही अबंडेंट, इट्स द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। तो यही एक एंजाइम जो था, जिसको हम रिबिस्को कहते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में किसके हेल्प कर रहा था? है ना, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को हेल्प कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में। तो पहली स्टेप जो थी वो क्या फॉर्म हो रही थी? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, इससे क्या हो रहा था? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम इस साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। आई होप कि यहां तक आपको आ गई थी बात समझ में। इसके बाद क्या हो रहा था कि इसके बाद इसी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट की रिडक्शन हो रही थी बाय द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, जिसमें ATP का इस्तेमाल हो रहा था और NADPH रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल हो रहा था, है ना। तो क्या हो रहा था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गई थी। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गई थी। तो रिडक्शन में यही होता है ना, एसिड को जब आप रिड्यूस करते हो तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में रिड्यूस हो गई थी विद द हेल्प ऑफ NADPH रिड्यूसिंग एजेंट, एंड एनर्जी वाज कंज्यूम्ड विद द हेल्प ऑफ ATP। तो नेक्स्ट क्या था कि यही G3P, कि 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है फिर फर्दर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, ग्लूकोज के सिंथेसाइजेशन में फर्दर इस्तेमाल की जाती हैं। और जो नेक्स्ट जो बचता है ना बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टोटल कितने थे? राइबुलोज 5 मॉलिक्यूल है। यहां से आप ध्यान से देखिएगा, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके साथ एक ऐड हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, तो टोटल मिलकर के 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनी, जिसको की जो अनस्टेबल थी, जिसको स्टेबलाइज करने के लिए 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया गया। 1 मॉलिक्यूल वाज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो 2 मॉलिक्यूल्स थे, सबके साथ एक फॉस्फेट बॉन्ड थी। ठीक है ना, तो यहां तक बात थी। अब ये दोनों काफी स्टेबल थे, फिर फर्दर इन दोनों को रिड्यूस किया गया। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को जब रिड्यूस किया गया तो वो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। किसमें कन्वर्ट हुआ? ग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, एंड ATP वाज कंज्यूम्ड एंड NADPH वाज द रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस वाज द नेक्स्ट सेक्शन। एंड फर्दर आप देख रहे हैं कि इन 6 कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से 5 मॉलिक्यूल जो हैं दोबारा रीजेनरेट कर जाएंगे टू फॉर्म व्हाट? टू राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, टू फॉर्म व्हाट? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, और उसके अंदर एक ATP का इस्तेमाल दोबारा से हो जाएगा। तो टोटल यू कैन सी कि इन अ केल्विन साइकिल, इन अ C3 साइकिल, टोटल एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए एक ATP और एक NADPH। देयरफॉर यहां पर हैं तो 2, तो इसलिए 2 को कन्वर्ट करने के लिए 2 ATP और 2 NADPH, और फिर फाइनली एक राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनाने के लिए एक ATP। तो टोटल एक सिंगल कार्बन को फिक्स करने के लिए टोटल हमारे पास कंजम्पशन कितनी है? हमारे पास कंजम्पशन 3 ATP की है और 2 NADPH की है। तो टोटल हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, दैट मींस 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस केल्विन साइकिल को 6 मरतबा घुमाना पड़ेगा। 6 मरतबा ये चलेगी तो टोटल मिलाकर के फिर फाइनली विल बी एबल टू गेट, है ना, एक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हम बना सकेंगे। सो टोटल कंजम्पशन ऑफ ATP विल बी
सिंस पर साइकिल इट वाज 3 एटीपीज, तो टोटल एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में टोटल एटीपी कंजम्पशन इन अ केल्विन साइकिल और C3 साइकिल इज 18 एटीपीज, और NADPHs कितनी खर्च हो रही है, वो 12 NADPH खर्च हो रही है। आई होप कि यही तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लास्ट की वाली हमने अपने लाइव क्लासेस में इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था। इस वीडियो में मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप फर्दर इन चीजों को है ना इंप्लाई कर सके जब हम C4 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन और जब क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम पाथवे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है आपको। आई होप कि अगर कुछ इश्यूज है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो C3 पाथवे हो रही है, ये हमेशा आप याद रखें कि ये मेसोफिल सेल में हो रही है, वही हो रही है जहां पर के रुबिस्कोज हो रही है। और आपको मैं बता दूं ये C3 पाथवे होती है ना बच्चों, ये स्पेशलाइज्ड होती है उन प्लांट्स के अंदर में जिनके पास एबंडेंसी ऑफ वाटर होती है, जो दोनों ठंडे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, जहां पर ट्रांसपीरेशन का इनके ज्यादा, वाटर लॉस का ज्यादा खतरा इनके अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली, और मैं आपको बता दूं कि ये C3 जो साइकिल, ये C3 साइकिल को फॉलो करने वाले जो प्लांट्स है ना, ये मेजॉरिटी में है। करीब 85% ऑफ द होल प्लांट्स ऑन द अर्थ इज C3 पाथवे फॉलोइंग। तो ना इसी के जरिए फिर ये ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम और इसको गहराई में उतरते चलेंगे। जैसे जैसे हम आगे फर्दर फोटो रेस्पिरेशन और C4 साइकिल समझेंगे, तब इसका इंप्लीकेशन हम वहां दोबारा करेंगे। तो आई होप कि आपको C3 साइकिल अच्छे से समझ में आ गई। आपको मैं एक बार और रिमाइंड करा दूं कि ये जो C3 साइकिल हो रही है, ये हो कहां रही है, मेसोफिल सेल्स में हो रही थी। याद रहनी चाहिए कि ये जो C3 साइकिल है, ये मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रही है। ध्यान है ना आप लोगों को, ध्यान से निकला तो नहीं ये सारी चीजें, तो यहां तक बात ध्यान में जरूर रखिएगा। तो C3 साइकिल वाले जो प्लांट्स हैं, उनमें ये जो C3 साइकिल हो रही है, वो कहां हो रही है बच्चों, वो हो रही है इनके मेसोफिल सेल्स में, वहां के स्ट्रोमा में हो रही है। दैट्स इट, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़े हम, और आपको एक चीज और मैंने बता दी कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स ऑन द अर्थ फॉलोज द C3 पाथवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पाथवे, जिसका कि नाम C4 पाथवे है, और इसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। अब यहां पर बात, मैंने आपको C3 साइकिल समझाते हुए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसको C3 क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स हुआ ना, तो वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना था। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट साइकिल एज अ C3 साइकिल। नाउ वी आर कॉलिंग दिस साइकिल एज अ C4 साइकिल और अ C4 पाथवे, बिकॉज यहां पर जो फॉर्म हो रहा है ना बच्चों, वो 4 कार्बन का, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन हो रही है, फिक्स करके हमारे पास क्या बन रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट, विच इज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स। आई होप यहां आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम OAA भी बोलते हैं, ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कहते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। तो अब यहां पर आप एक बात ध्यान से रखें कि C3 साइकिल में यू आर सीइंग कि जो फिक्सेसिंग एजेंट है, जो फिक्स कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो कौन था, वो 1,5 राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट था। लेकिन C4 साइकिल में यू आर सीइंग इट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। व्हाट इट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। बहुत ही ध्यान से बच्चों इसको नोट करके आप रख लीजिए कि C3 साइकिल में फिक्सिंग एजेंट कौन था, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। और C4 साइकिल में एज यू कैन सी कि जो C4 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सिंग एजेंट है, वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। और इस फिक्सिंग में इसको हेल्प कौन करता है बच्चों, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कार्बोजाइलेज। कार्बोजाइलेज एंजाइम वो होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें ऐड कर देता है। जब ये 3 कार्बन का फॉस्फोइनोल पायरुवेट था, जब इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी, तो ये 4 कार्बन का एक सब्सटेंस बना, 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना, विच इज नोन एज ऑक्जेलो एसीटेट। ये 4 मॉलिक्यूल है। अब एक बात याद रखिएगा कि इस ऑक्जेलो एसीटेट, और ये सारी चीजें हो कहां रही, अभी मैं और आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सारी चीजें हो रही हैं मेसोफिल सेल में। आप याद रखिएगा, यहां पर आपको राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट वगैरह, और राइबुलेज जो 1,5 बाइफॉस्फेट, कार्बोजाइलेज और ऑक्सीजनेज यहां पे आपको नहीं, रुबिस्कोज यहां पे नहीं दिख रहा है। आप याद रखिएगा ये मेसोफिल सेल में सिर्फ बात हो रही है। C4 पाथवे में सिर्फ मेसोफिल सेल की बात हो रही है। उस मेसोफिल सेल के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सिंग एजेंट है, वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, ऑक्जेलो एसीटेट बनाती है। और ये ऑक्जेलो एसीटेट बनाने में इसको कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोजाइलेज। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा वो कार्बोजाइलेज होता है। नाउ दिस 4 कार्बन ऑक्जेलो एसीटेट इन द मेसोफिल सेल ऑफ the plant is reduced. Now it has been reduced to form malate. ठीक है, मैलेट या एस्पार्टिक एसिड में ये रिड्यूस हो जाता है। ध्यान रहे आपको, मैलेट और एस्पार्टिक एसिड में ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जब ये रिड्यूस हो गया तो तब ये ना मेसोफिल सेल से बंडल शीथ पे लाया जाता है।
कहां लाया जाता है? मेसोफिल सेल से बंडल शीथ की तरफ लाया जाता है। और आपको मैं बता दूं, बंडल शीथ की जो कवरिंग होती है ना बच्चों, ये काफी थिक लेयर होती है। तो ये अपने अंदर ना तो ऑक्सीजन आने देता है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड आने देता है। तो इसको ऑब्वियस सी बात है, केल्विन साइकिल तो बंडल शीथ के अंदर चल रही है, और केल्विन साइकिल के लिए आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्सेशन होगा नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स है ना बच्चों, मेसोफिल से कौन लेकर के आता है? मेसोफिल से कौन लेकर के आता है? मैलेट लेके आता है। ऑक्सैलोएसीटेट जब रिड्यूस होती है तो वो मैलेट फॉर्म होती है, और मैलेट कहां पहुंचती है? बंडल शीथ में पहुंचती है बच्चों। वो कहां पहुंचती है? बंडल शीथ में। अभी भी ये 4 कार्बन का है मॉलिक्यूल। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कार्बोजाइलेज, फॉस्फोइनोइल पायरुवेट कार्बोजाइलेज था, और यहां पर अब कौन सा एंजाइम एक्टिव करेगा? डी कार्बोजाइलेज। मैलेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड को ये डी कार्बोजाइलेज करेगा, दैट मींस एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। फाइनली पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। और फिर यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डीकार्बोजाइलेशन की वजह से मैलेट को पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर फर्दर केल्विन साइकिल में एंटर करेगी और C3 साइकिल को फॉलो करेगी, फाइनली ग्लूकोज बनाएगी। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट जो है बच्चों, ये जो पायरुवेट जो बचा है, ये वापस से कहां पहुंच जाएगा? अपने मेसोफिल सेल में पहुंच जाएगा। मेसोफिल सेल में पहुंचेगा और वहां पर इसकी एक फॉस्फोराइलेशन होगी। क्या होगी? फॉस्फोराइलेशन होगी। इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाएगा। तो ये पायरुवेट व्हेन आफ्टर फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन में कौन हेल्प करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास फॉस्फेट होगा वो एटीपी करेगा। एटीपी जो अपना एक फॉस्फेट वो बॉन्ड तोड़ के वो एनर्जी के साथ इसको फॉस्फेट दे देगा, और ये फाइनली वापस से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा। तो सर्टेनली C4 पाथवे का यही पाथ है, यही एक साइकिल है। एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज द मेन है ना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एजेंट इन द मेसोफिल सेल ऑफ C4 पाथवे फॉलोइंग प्लांट्स। ठीक है, तो यहां पर दे फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड टू कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्सैलोएसीटेट व्हिच इज अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल व्हिच वाज देन रिड्यूस्ड। और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको हमेशा बताया है कि वो एक NADPH होता है। एक हाइड्रोजन का ऐड होना ही तो रिडक्शन होता है ना बच्चों, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है, फाइनली ये ऑक्सैलोएसीटेट से मैलेट में कन्वर्ट होता है। अब ये मैलेट या एस्पार्टिक एसिड में भी होता है। तो यही मैलेट से ये फर्दर फिर ये बंडल शीथ में डिफ्यूज करके पहुंचता है, और मैलेट से फिर यहां पर दोबारा से डी कार्बोजाइलेशन होती है। यहां पर क्या हो रही थी? कार्बोजाइलेशन हो रही थी, यहां पर डी कार्बोजाइलेशन होगी, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड इससे हटा दी जाएगी। तो मैलेट से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगी, मतलब एक कार्बन हट गया, तो अब इसके पास वापस से 3 कार्बन बचेंगे, और ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये केल्विन साइकिल में एंटर करेगा और फाइनली ग्लूकोज बनाएगा। तो एक बात याद रहे आपको कि C4 साइकिल में भी C3 साइकिल होती है, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए कि C4 साइकिल में भी 3 साइकिल होती है, लेकिन वो कहां होती है? बंडल शीथ में होती है। कहां होती है? बंडल शीथ में होती है। इनकी एक मैकेनिज्म है, अभी और आगे पढ़ेंगे तो अभी और अच्छे से आप इसको समझने वाले हैं। हम इसके बाद और थोड़ा एनालिटिकली इन सारे पाथवेज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक आपको C4 पाथवे आई होप के अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, और C4 पाथवे में आपको बताता चलूं कि ये उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है जो हॉट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सरवाइव करते हैं। ज्यादा जैसे मेज है, सॉर्गम है, ये हायर टेम्परेचर पर सरवाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ऑब्वियस सी बात है, केल्विन साइकिल में आपको पता है रेब्यूलोज बाइफॉस्फेट चाहिए होता है, रुबिस्कोस चाहिए होता है। तो ये सारे कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों? वो बंडल शीथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस बंडल शीथ के अंदर इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है टू फॉर्म ग्लूकोज। वापस बस C3 साइकिल आ जाएगी। तो यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है। ये कहां पर होता है? बेसिकली ये हॉट एंड ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये जो प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, वही इसमें। और ज्यादातर जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, क्रॉप प्लांट्स, उनके अंदर ना आपको C4 पाथवे दिखेगा। ग्रासेस वाले जो फैमिलीज वाले बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर आपको C4 पाथवे दिखती है बच्चों। ठीक है, इनके अंदर ना बच्चों यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर भी देखिए। ऑफ कोर्स अब आप बोलेंगे कि यहां पर इनको एनर्जी कहां से आ रही है? एनर्जी तो ऑफ कोर्स ना मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो लाइट रिएक्शन होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी के बाद ही सारा खेल होना है। ठीक है, मेसोफिल सेल में ही लाइट रिएक्शन हो रही होगी, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, इस बंडल शीट तो इतनी स्ट्रांग इसके अंदर ये बॉन्डिंग है कि ये तो कुछ करने ही नहीं दे रहा। तो सारा खेल तो यहां हो रहा है, और यहां से एनर्जी की कंजम्पशन से फिर वापस ये मैलेट आया और यहां पर ये इस्तेमाल हो गया। ठीक है, और एनर्जी भी यहां तक पहुंची है। लाइट रिएक्शन दोनों के अंदर हो रही है। ठीक है, तो C4 पाथवे आपके लिए क्लियर है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। C4 पाथवे जब हो गया तो अब एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि जब C4 पाथवे के प्लांट्स के ना स्पेशल एक इनकी अरेंजमेंट होती है, इसको हम क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। उनमें आप देख लीजिए यहां पर ऐसे डायग्राम में शो भी कर रहा है, दे हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेसोफिल्स, दैट इज पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। और इनके वैस्कुलर बंडल्स के ना चारों तरफ एक बंडल शीट होती है और यहीं पर बेसिकली C3 साइकिल होती है, क्योंकि यहीं पर रुबिस्कोज जो है ना और राइबोलोज बाइफॉस्फेट अवेलेबल होती है। पैलिसेड और मेसोफिल सेल्स में सिर्फ और सिर्फ वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन सा एजेंट है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है इस पैलिसेड मेसोफिल सेल्स में। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है ना बच्चों प्लांट्स के अंदर, उस तरह के अरेंजमेंट को हम क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, फटाफट से रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं, हो जाएगा। चलिए यहां तक हमें बात समझ में आ गई, हमने C3 साइकिल कर लिया, हमने C4 साइकिल भी कवर कर लिया। C4 साइकिल में हो क्या रहा है? C4 साइकिल में सबसे पहले इनिशिएट मेसोफिल से हो रहा है, मेसोफिल सेल से हो रहा है। वहां पर चूंकि राइबोलोज और रुबिस्कोज प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए यहां से जो है ना ऑक्सीजन को फिक्स करके यहां लाया जा रहा बंडल शीट में, क्योंकि बंडल शीट की इतनी मोटी कवरिंग होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देता है। अब एक सवाल आप मुझसे पूछेंगे कि सर ऑक्सीजन तो इसके अंदर भी हो रहा होगा, लाइट रिएक्शन जब तक होगी नहीं तब तक केल्विन साइकिल होगी कैसे? तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं लाइट रिएक्शन बंडल शीट के अंदर पॉसिबल नहीं होती है, सिर्फ मेसोफिल सेल के अंदर ही लाइट रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि मेसोफिल सेल्स के अंदर ही ग्रेना के फॉर्म में ना थैलाकॉइड अरेंज होते हैं। लेकिन बंडल शीट में ना जो थैलाकॉइड तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनल फॉर्म में नहीं होते। इस वजह से यहां पर लाइट रिएक्शन नहीं होती, लाइट रिएक्शन यहां होती है, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहां होती है? मेसोफिल सेल में होती है, और फिर जो डार्क रिएक्शन होगी वो बंडल शीट सेल में होगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का, समझ आ रहा है आप लोगों को? क्रैन्स एनाटॉमी भी आपको समझ में आ गई। चलिए फाइनली अब हम आ जाते हैं अपने फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर में। हमारा क्या है, हम C2 साइकिल पे आ जाते हैं, है ना। C3 हो गया, C3 हो गया, हमारा C4 हो गया। अब हम C2 के बारे में बात करते हैं, जिसका कि दूसरा नाम फोटो रेस्पिरेशन भी है। देखिए अगर आप कंसीडर करें एक रुबिस्को को, मैंने आप क्या बताया आपको, रुबिस्को इज अ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज एंड ऑक्सीजनेज। इसके पास दोनों ही एक्टिविटीज हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कर सकता है, ये ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। तो अब एक बात बताइए कि जब ये रुबिस्को जो एक एंजाइम है, जो प्रोटीन है, जो मोस्ट एबंडेंट और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड है, ये क्या करता है ना कि ये तो बेसिकली इसकी एफिनिटी बेटर किसकी तरफ है, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन रेशियो इतनी ऑक्सीजन का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर रुबिस्को के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता रेदर देन टू इसको फिक्स करने के अलावा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि यही ऑक्सीजन ही फिर फर्दर क्या होने लगेगा, फिक्स होने लगेगा। तो बच्चों जैसे ही ऑक्सीजन रुबिस्को फिक्स करेगा, और किसके थ्रू फिक्स करेगा, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो ये आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है, मेसोफिल सेल्स में C3 प्लांट्स में होता है, लेकिन C4 प्लांट्स में ये कहां होता है, बंडल शीट में होता है। लेकिन मैं आपको अभी पहले ये समझ लिए, फिर एक चीज और बताऊंगा आपको। ये देखिए ऑक्सीजन जब फिक्स हो गई रुबिस्कोज की हेल्प से किस पे, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट पे, तो इसके दो बाय प्रोडक्ट्स हैं। पहला है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, नाम याद रख लीजिएगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ऑब्वियस सी बात है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो ये तो एक कंपोनेंट बन गया जैसा C3 साइकिल में बनती है, ये तो एक बन गया, लेकिन हमें एक से तो काम चलेगा नहीं, वी रिक्वायर 2। तो ऑफ कोर्स अब क्या हो रहा है कि ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये बन जा रही है। तो अब इससे बेसिकली क्या होता है ना कि ये इस वाले रेस्पिरेशन से ना बच्चों, इस वाले रेस्पिरेशन की कंडीशन ये है कि जब प्लांट सेल के अंदर ना ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाए। ये तब पॉसिबल है जबकि स्टोमेटा बिल्कुल क्लोज है, स्टोमेटा बिल्कुल क्लोज हो जा रही है, ऑक्सीजन निकल नहीं पा रहा है ना। तो उस केसेस में बच्चों क्या होगा, उस केसेस में बच्चों क्या होगा कि ये ऑक्सीजन ही फिर ये इसकी एफिनिटी हो जाएगी रुबिस्कोज के लिए, और यही ऑक्सीजन ही फिक्स होने लग जाएगा टू फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। एंड फर्दर फिर ये पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ये वापस 3-फॉस्फोग्लिसरेट आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है इसमें एक एटीपी का भी खर्च होता है,
एक एटीपी भी खर्च होती है और इससे कोई ग्लूकोज भी फॉर्म नहीं होता, ये कोई ग्लूकोज फॉर्म नहीं होता। तो ये बेसिकली इसके साथ आप लेने के देने हैं भाई साहब। अगर ये कंडीशन, ये एडवर्स कंडीशन पर है, जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए किसी एडवर्स कंडीशन में, तब ही ये फोटो रेस्पिरेशन होती है। और मैं आपको एक चीज अच्छे से बता दूं कि C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल का होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि C2 साइकिल में आप क्या देख रहे हैं, यहां पर C2 साइकिल में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन फिक्स हो रही है। कौन फिक्स कर रहा है उसको? रुबिस्कोस फिक्स कर रहा है। लेकिन आप C4 पाथवे में देखिए कि ये तो केल्विन साइकिल में जो रुबिस्कोस है तो बंडल शीट के अंदर है, ये तो क्या है, ये बंडल शीट के अंदर है, ये तो अंदर आने ही नहीं दे रहा किसी को, ऑक्सीजन को भी नहीं आने दे रहा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं आने दे रहा। कार्बन डाइऑक्साइड को भी बड़े छुपे हुए रास्ते से मैलेट के जरिए अंदर आना पड़ा ताकि वो केल्विन साइकिल में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन ऑक्सीजन तो आ नहीं सकता। जब ऑक्सीजन आ ही नहीं सकता और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ ही नहीं सकता, तो यहां पर फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस तो है ही नहीं ना। C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल होने के चांसेस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बंडल शीट की जो शीट होती है काफी मोटी कवरिंग होती है और बाहर से कुछ अलाउ नहीं करती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक पार्टिकुलर पाथवे के थ्रू एंटर करना पड़ता है बंडल शीट में, और फिर यहीं पर जाकर के केल्विन साइकिल होती है। और C4 प्लांट्स के अंदर जो रेब्यूलोज, बाइफॉस्फेट और रुबिस्कोज होता है वो कहां पाई जाती है? बंडल शीट में ही पाई जाती है। मेसोफिल सेल में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और यहां से फिर ये डिफ्यूज करके अंदर आता है। C3 साइकिल में पॉसिबिलिटीज है कि ये हो सकता है। C3 साइकिल में पॉसिबिलिटीज है ये कि हो सकता है। अगर मान लिया कि ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा तो चांसेस है कि C3 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन होने के चांसेस हैं। C3 साइकिल में अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, मैं आप बताइए मुझे, पाथवे के अंदर ऑक्सीजन का सोर्स क्या पॉसिबल है? ऑक्सीजन का सोर्स तो आपको पता है, अभी आपने फोटोलाइसिस आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? फोटोलाइसिस में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज हो रही, तो वही तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा ना यहां पर। या फिर कि ऑक्सीजन, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती गई और आपको माइटोकॉन्ड्रिया से भी ऑक्सीजन जो फोटो ऑक्सीडेशन होगी तो उससे क्या होगा, उससे भी ऑक्सीजन का रिलीज होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी। और अगर स्टोमेटा बिल्कुल क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं सकती, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो इस रुबिस्को का ना एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ बढ़ जाएगा। और फाइनली फिर आप जान रहे हैं कि क्या बनेगा, आप यहां देख रहे हैं क्या बनेगा। उसके बाद 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगी और 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगी, ठीक है। लेकिन ये अल्टीमेटली हमें कोई रिजल्ट या आउटपुट नहीं देता। ये हमें क्या करता है, ये एक्चुअली हमारा एक एटीपी का नुकसान भी कर देता है और फाइनली इससे कुछ हमें आउटपुट भी नहीं है, प्लांट को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। और ये जो टॉपिक है ना, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन जब इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, देन स्टिल प्लांट क्यों ऐसा करती है? देखिए, इस कंडीशन में प्लांट बच्चों क्या करेगी ना, कि प्लांट अपनी ग्रोथ को रोक लेगी, अपनी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेगी। इस केसेस में अक्सर प्लांट यही करती है, ठीक है। और इसमें 2 डिफरेंट और चीजें जो इस्तेमाल है, आपको पता है कि सारी चीजें तो क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी, उसके साथ साथ अब इसमें पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रियन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इन फोटो रेस्पिरेशन में ऊपर। तो आपको बात समझ में आई है बच्चों यहां तक? इसका रिजल्ट सबको, आपको सबसे जरूरी जो चीज आपको याद रखने की है कि फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल के अंदर रुबिस्कोस जब ऑक्सीजन को फिक्स करता है तो 2 बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या है? 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये अक्सर इससे सवाल आपको NTSC में आया है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट। आपको नीट में भी इस तरह के सवाल कई दफा पूछे जा चुके हैं, फोटो C2 साइकिल के सवाल अक्सर आए हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, इसके बाय प्रोडक्ट्स को समझ लीजिएगा। और एक चीज और ध्यान रहे कि C2 साइकिल सिर्फ C3 में पॉसिबल है। फोटो रेस्पिरेशन अगर देखा जाए, अगर C3 साइकिल में प्लांट में बात की जाए तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन पॉसिबल है, एक सर्टेन कंडीशन, एक सर्टेन सिनेरियो में ये पॉसिबल है। लेकिन C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन पॉसिबल है ही नहीं। वो उसकी वजह मैंने आपको बता दी ना कि क्यों है, इसके पीछे की इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं करता बंडल शीट, जहां पर रुबिस्कोज है वहां अलाउ ही नहीं कर रहा ऑक्सीजन को एंटर करने के लिए। तो चांसेस है कि फोटो रेस्पिरेशन पॉसिबल भी है। तो फाइनली आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। फटाफट से हम एक बार जरा इसको रिवाइज कर लें। आप देखिए जरा इसके अंदर क्या है कि देखिए, रुबिस्कोज आपको मैंने बताया कि इट्स द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड एंड कैन बाइंड टू बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो एज द नेम सजेस्ट कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज एंड ऑक्सीजनेज, तो इनके साथ दोनों के साथ एफिनिटी है, लेकिन बेटर एफिनिटी किसके साथ है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। लेकिन ये एफिनिटी कब टूटती है? जब रुबिस्कोज ऑक्सीजन की तरफ कब जाता है? जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो काफी बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती ही बहुत कम है, इस वजह से ऐसा होता है। दूसरी तरफ जो एक चीज है बच्चों कि ये इसका जो कि
कि some time RUBP, ribulose biphosphate, combines with oxygen to form one molecule of phosphoglyceric acid and 2 carbon molecule, that means phosphoglycolate, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, 3 phosphoglycerate and 2 phosphoglycolate। ठीक है, इससे क्या हो रहा है ना कि इसमें ये बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में पॉसिबल ही नहीं है। और क्या है कि इससे कोई आउटपुट नहीं आ रहा बच्चों, कोई भी ग्लूकोज नहीं बन रहा, और ना ही और इससे और लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड एटीपी भी इसमें खर्च हो रही है। तो ये एक बेसिकली रिसर्च का एक टॉपिक है कि व्हाई डू C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन स्टिल प्लांट क्यों करती है। इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड वी होप कि जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आएगा तो हम इसको पढ़ सकेंगे। यहां तक बात आप लोगों को समझ आई? कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज हमें बताइए। ओके, चलिए, तो यहां तक आपने सारे साइकिल समझ लिए हैं। ठीक है, आपने C3 साइकिल समझ लिया। C3 साइकिल किन में होती है? C3 साइकिल सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल में पॉसिबल है। C3 साइकिल कहां होती है? सिर्फ मेसोफिल सेल में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में होती है। C3 साइकिल में बेसिकली राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है टू फॉर्म 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो रिड्यूस होकर के 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड शुगर बनती है, जिसकी 6 साइकिल के बाद एक ग्लूकोज बन जाता है। पर साइकिल पे 3 ATP और 2 NADPH खर्च होती है। और ये बेसिकली कहां होता है? ये मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट जो है इसी पाथवे को फॉलो करते हैं। C4 पाथवे को हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। इसमें बेसिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एजेंट फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, जो कि कन्वर्ट करके ऑक्सिलो एसीटेट में बनाता है, फर्दर फिर इसको मैलेट में कन्वर्ट करता है, और मैलेट के जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट तक पहुंचती है, क्योंकि बंडल शीट अलाउ नहीं करता किसी को भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में से किसी को अंदर आने की। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है प्लांट्स के अंदर, बेसिकली इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है प्लांट्स की, तो वो कौन सी प्लांट, उस तरह की एनाटॉमी को हम क्या कहते हैं? क्रैन्स एनाटॉमी। उसमें क्या कहते हैं? 2 टाइप्स ऑफ मेसोफिल सेल्स वी कैन सी ओवर हियर, पैलिसेड एंड द स्पॉन्जी, एंड वस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय दिस बंडल शीट इन विच एक्चुअल C3 साइकिल गोज ऑन। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन गोज ऑन। फोटो रेस्पिरेशन हम समझ गए हैं कि इसमें बेसिकली रुबिस्कोज की एफिनिटी का ऑक्सीजन की तरफ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है ना, इसकी जो बाय प्रोडक्ट है वो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं हमारा फाइनल टॉपिक है ना, जिसको कि हम कैम पाथवे कहते हैं, क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। आप में से कोई हमें बता सकता है कि ये किस में होता होगा? मैं आपको बताता चलूं बच्चों कि ये बेसिकली इस तरह के पाथवे जो हैं बच्चों, ये आपको ना वहां पे जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, जहां पर पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, बहुत ही हार्श क्लाइमेट के अंदर जो प्लांट सरवाइव करते हैं, उनके अंदर ही आपको कैम वाली पाथवे दिखेगी। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि उसमें हार्श क्लाइमेट में कौन सी, ओपुंटिया, कैक्टस, क्रेसुलेशन, जितनी भी एक जो सेक्ट है द प्लांट का, ये सारे के सारे कैम पाथवे को फॉलो करते हैं। मैं बताता चलूं आपको, कैम पाथवे जो होता है बच्चों, वो एग्जैक्टली समवेयर लाइक अराउंड C4 पाथवे जैसा ही है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी चेंजिंग है, जरा सी चेंजिंग है। मैं आपको यहां पर ये चीजें बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। कैम पाथवे से भी सवाल अक्सर आए हैं। ठीक है, कैम पाथवे से अक्सर सवाल किससे सवाल पूछे जाते हैं? इससे पूछे जाते हैं इसकी फिक्सेशन एजेंट में, और इसकी जो मेन रिजल्ट एंड आउटपुट्स, ये सारी चीजों से ही सवाल आता है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो कैम पाथवे है, ये काफी हार्श क्लाइमेट में पॉसिबल, प्लांट जो बहुत ही हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं उनके अंदर ही होता है। अब चूंकि हार्श क्लाइमेट है तो ट्रांसपीरेशन एक बहुत बड़ा इशू है, तो दे कांट ओपन देयर स्टोमेटा इन द डे। तो ऑब्वियस सी बात है, अब उनको कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना तो केल्विन साइकिल तो चल ही नहीं सकती, केल्विन साइकिल नहीं चलेगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? तो रात के वक्त ना बच्चों स्टोमेटा खुल जाती है, स्टोमेटा खुलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर पाता है, एंटर करके वो कहां पे पहुंचता है? वो पहुंचता है वही सेम C4 साइकिल वाली पाथ पर, मेसोफिल सेल में पहुंचता है। ठीक है, मेसोफिल सेल में पहुंचता है। तो मेसोफिल सेल में पहुंचा मेसोफिल सेल में पहुंचा तो जैसे ही एंटर करा मेसोफिल सेल में, आपको पता है ऑलरेडी फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ना, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड ऑलरेडी वहां पर मौजूद बैठा पड़ा है। जैसे ही आएगा कार्बन डाइऑक्साइड उसको फिक्स कर लेंगे।
जैसे ही फिक्स करा तो प्राइमरी कार्बोजाइलेशन हुई। आपको पता है कि आपको C4 साइकिल में भी कार्बोजाइलेशन हुई थी ना। तो कार्बोजाइलेशन हुई, जैसे ही फट से कार्बोजाइलेशन हुई तो आपको क्या पता चला, एक फट से, और इसमें NADPH इन्वॉल्व होगा, है ना, फॉस्फोइनॉल और कार्बोजाइलेज, इसमें एंजाइम लगेगी, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोजाइलेज, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व हो जाएगी और फर्दर ये क्या करेगा, एक C4 एसिड बनाएगा जो कि क्या होगा, ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। C4 वाली, C4 कार्बन वाली बन के रेडी हो गई। अब देख लीजिए ये C4 से ना अब ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर ये जो आप ये जो आप पिंकिश पार्ट देख रहे हैं, दिस इज नोन एज वैक्यूल। व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज वैक्यूल। अब ये जो मैलेट है ना बच्चों, ये जो 4 कार्बन का जो ऑक्सैलो एसीटेट था जिसको कि रिड्यूस करके मैलेट में कन्वर्ट किया गया, ये कहां पे स्टोर किया गया? ये स्टोर किया गया है बच्चों वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल। और यही वैक्यूल, अब ये रात की बात हो गई, रात में सारा खेल हो गया यहां पर, ठीक है। अब हुई सुबह हुई तो बच्चों अब देखिए, अब दोबारा से आपको पता है बात आई वही तो बंडल शीथ के अंदर में। अब वहां पर क्या आ जाएगी, वहां पे बात आ जाएगी आपके पास डीकार्बोजाइलेशन की। अब यहां से जो C4 से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाएगी और C3 एसिड जो मैलेट जो है, जो मैलिक एसिड है, जो एस्पार्टिक एसिड है, तो दोबारा से स्टार्च के फॉर्म में ये दोबारा से PEP में कन्वर्ट कर दी जाएगी। आपको पता है इसके अंदर भी एक ATP का खर्च लगेगा। तो अब जब यहां से ऑलरेडी जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होकर के आपको दिन में मिल गई है तो लाइट रिएक्शन तो पॉसिबल है, तो लाइट रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। उसी एनर्जी का अब इस्तेमाल इस कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में होगा एंड देन फाइनली व्हाट विल बी फॉर्म्ड, ग्लूकोज विल बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ केल्विन बेंसन साइकिल। तो देखिए मैं आपको बताऊं, जो कैम पाथवे है ना बच्चों, इन कैम पाथवे का मेन मकसद, जो मेन इंटेंशन है बच्चों, वो ये है कि वाटर का लॉस ना हो, वाटर का लॉस ना हो। इसीलिए जो है, जो वाटर का लॉस ना हो, जब वाटर का लॉस ना हो तो इस वजह से, अब आप एक बात बताइए, जब वाटर का लॉस ना हो तो अब दिन में तो स्टोमेटा क्लोज रहेगा। अब दिन में स्टोमेटा क्लोज रहेगा तो दिन में तो आपको पता है कि लाइट रिएक्शन होगी और लाइट रिएक्शन की वजह से ही, फोटोलाइसिस की वजह से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस बढ़ेगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस बढ़ेगा तो चांसेस हैं कि यहां पर भी C2 साइकिल हो सकता है, चांसेस है कि C2 साइकिल हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्लांट जो है ना, ये जो कैम पाथवे, जो क्रूसिलेशंस जो हैं, है ना, ये बेसिकली इनका मेन इंटेंशन वाटर को रिजर्व करना है, वाटर को स्टोर करना है, वाटर के लॉस से प्रिवेंट करना है, डिस्पाइट कि C2 साइकिल हो या फोटो रेस्पिरेशन हो या ना हो। देखिए क्या हो कि थोड़ा सा कुछ बचाने के लिए थोड़ा तो लॉस करना पड़ता है। तो बेसिकली कुछ फोटो रेस्पिरेशन पॉसिबल है कैम पाथवे के अंदर, लेकिन बेसिकली मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा दूं कि रात में जब स्टोमेटा ओपन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है थ्रू स्टोमेटा, विच देन कंबाइंस विद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कंबाइन जब करता है और उसके अंदर एक एंजाइम लगती है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोजाइलेज, तो वो क्या बनाएगा, वो क्या बनाता है, ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। 3 कार्बन का फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 1 कार्बन का वाटर, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, ऑक्सैलो एसीटेट। फिर उसको रिड्यूस किया जाता है तो वो क्या बनाता है, मैलेट। और मैलेट स्टोर कहां होता है, वैक्यूल के अंदर में। वहां पर से जब दिन होती है वापस, और जब लाइट रिएक्शन होती है तो लाइट रिएक्शन में जब ये एनर्जी बन गई, लाइट रिएक्शन में, आज यू नो ना कि लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है, फोटोलाइसिस होता है, जेड स्कीम फॉलो करते हुए एनर्जी बनती है, ATP NADPH बनता है और उसी का इस्तेमाल केल्विन साइकिल में होता है। और केल्विन साइकिल का मेन पर्पस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी बन के रेडी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई है और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर फर्दर केल्विन साइकिल में एंटर करेगी एंड देन विल फॉर्म व्हाट, टू विल फॉर्म ग्लूकोज। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। चलिए कुछ जरा हम ना एनालिसिस करते हैं कि कौन चीजें कहां पर पॉसिबल हैं। तो आप एक बात बताइए, C3 साइकिल में C2 साइकिल पॉसिबल है? C3 साइकिल में C2 साइकिल पॉसिबल है? जी हां, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर इन केस कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो जाए और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाए तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक ही बनेगा और 3 ऑक्सैलो एसीटेट बन के तैयार हो जाएगी। कौन सी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी? ये वाली हमारी बन के तैयार हो जाएगी, फॉस्फोग्लाइकोलेट बन के हमारी तैयार हो जाएगी, ठीक है। C3 साइकिल में ये C2 या फोटो रेस्पिरेशन की पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है। C4 साइकिल में
C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीटली नॉट पॉसिबल नहीं होता है C4 पाथवे में। और फोटो रेस्पिरेशन आपको ऑलरेडी पता है कि यहां पर राइबोलेज बिसफॉस्फेट की किसके साथ एफिनिटी बढ़ रही है, मतलब उसको एंजाइम की एफिनिटी किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, और वो राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट को कन्वर्ट 2 डिफरेंट पार्ट्स में कर रहा है, जिसका की नाम 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है और 3 फॉस्फोग्लिसरेट है। फिर फर्दर ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया की जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड देन फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का दोबारा इस्तेमाल होगा, जिससे कि कोई भी आउटपुट नहीं है। तो इसीलिए ये काइंड ऑफ एक इससे तो ये नॉन नीडफुल है, लेकिन स्टिल ये प्लांट करती है, तो दिस इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। कैम पाथवे आपको समझ में आ गया। कैम पाथवे में सब सेम टू सेम C4 साइकिल जैसा है, बस फर्क इतना सा है कि रात में एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और रात भर के लिए मैलेट को वैक्यूल में सेव करके रखता है, एंड देन दोबारा से जब सुबह होती है लाइट रिएक्शन होता है, तो फिर ये डीकार्बोजाइलेशन प्रोसेस होकर के कार्बन डाइऑक्साइड का दोबारा से इन्वॉल्वमेंट केल्विन साइकिल में होता है। आई होप कि आपको सारे पाथवेज समझ में आ गए हैं। और आपको मैं बता दूं, आपके एग्जामिनेशन में पाथवे से सवाल कुछ इस तरह से आएंगे कि आपको ये प्रोडक्ट्स जरूर पूछा जाएगा, इनसे प्रोडक्ट्स से जरूर सवाल आते हैं, इन प्रोडक्ट से एक्सट्रीमली सवाल आएंगे, आप हमेशा याद रखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि लाइट रिएक्शन से अक्सर सवाल कैरियर्स से आता है, प्लास्टोक्यूनिन QB, प्लास्टोसाइनिन, फेरोडॉक्सिन, FNR, फेरोडॉक्सिन, NADP रिडक्टेज, इन तरह से सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी आपको हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो जाके उसको देखिए और फॉर श्योर आपकी कंफ्यूजन जरूर के जरूर दूर होगी। तो आई होप कि आज हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है C3 साइकिल, हमने पढ़ा है C4 साइकिल, C2 साइकिल, फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड देन फाइनली क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई समझने में कोई परेशानी हुई हो या कुछ नहीं समझ आया हो या कुछ एक्स्ट्रा आपके पास सवाल हो, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, वो हम करेंगे इन सारे चैप्टर्स के अब हम फाइनली ये हमारा चैप्टर जो है, ये जो बेसिक जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस का, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से, ओलंपियाड पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है। हमारे नेक्स्ट लाइव वीडियो में हम आपको इंपैक्ट्स ऑफ लाइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो सकती है, कैसे फोटोसिंथेसिस स्लो हो सकती है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसी लाइव वीडियो में हम आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे जो NTSC में, ओलंपियाड में और नीट में पूछे गए हैं। तो अगला वाला जो होगा, ये वीडियो तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ही है, अगला वीडियो जो होगा वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये सारी पढ़ी हुई चीजों का इस्तेमाल वहां हमें करना होगा, ताकि आप समझ लीजिए कि ये सारी चीजें वहां ट्रांसलेट होंगी आपके ब्रेन में, जो ये चीजें ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हैं, इसका इस्तेमाल हमारी नेक्स्ट लाइव वीडियो में होगा। तो प्लीज आप हमारी इस लाइव वीडियो में हमारे नेक्स्ट वाली वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और आप हमारी वीडियो में यहां तक बने रहे, आई होप कि आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ हेल्पफुल और कुछ ना कुछ नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन यहां पर थी। आप हमारे वीडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। And please do like, share and subscribe our channel Ved Sciences, and also you can join us on our Instagram Telegram channel as well, where there will be providing you all the documents related, like all the motivational चीजें भी आपको हम भेजा करेंगे, हम questions answers भी भेजेंगे, educational goodies हैं, previous year questions हैं, और बहुत सारी चीजें हम आपको शेयर किया करेंगे। तो you can join us at @Ved Science. Please join us on Telegram channel, and please do like, share and subscribe our channel Ved Science. Thank you so much for being with us. Thank you so much.